ऑल वेल। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स ने हमें बेटा दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में बताया। हमें पता है अगर लाइक चार्जेस हों तो रिपल्सिव फोर्स लगती है, अगर अनलाइक चार्जेस हों तो अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इसके बारे में किसने बताया हमें? कूलम्स ने। कूलम्स ने क्या कहा कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, देखो ध्यान से सुनना, एक तो पॉइंट चार्जेस बोले उसने और क्या बोले बेटा कि वो रेस्ट में होने चाहिए। अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस कैसे हों बेटा? रेस्ट में, तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगती है बेटा वो कितनी होती है? बोलता है that force of attraction या repulsion is directly proportional to product of their magnitude. Their magnitude means product of the magnitude of charges inversely proportional to square of the distance between them. ये distance है माना हुआ मैंने। तो क्या बोलती है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to square of the distance between them. बेटा इसको यहाँ पे समझते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से। ये है हमारा बेटा आज का टॉपिक। तो अब इसको समझते हैं मुझे कैसे। एक तो उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच में बी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मान लिए मैंने दो पॉइंट चार्जेस, एक Q1 एक कितना Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया? R। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो कूलम्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उसका मैग्नीट्यूड, देखो बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर मैं वेक्टर डाल देता हूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, अगर मैं वेक्टर नहीं डालता हूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। वो क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मींस चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स है उनका प्रोडक्ट। और दूसरी बात उसने बोली एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मींस फोर्सेस कैसे बताया उसने बेटा? मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा ये हमारे पास आ गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको अब कंबाइन कर दें हम। मेरे पास ये दो इक्वेशंस है मान लो, तो कंबाइन कर दी ये दोनों इक्वेशंस, तो क्या आ जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एफ इज इक्वल टू क्या लगा दिया मैंने? स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है यहाँ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स कांस्टेंट। और या फिर और क्या नेम है इसका बेटा कूलम्स कांस्टेंट का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं और इसको बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये जो K है इसकी वैल्यू, ये जो कूलम्स कांस्टेंट आया हमारे पास K, जो इसकी वैल्यू है वो बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स
यूज्ड मीन्स इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में डिफरेंट होती है। और दूसरा बेटे किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम, द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि ये जो चार्जेस के बीच का मीडियम है, ये वाला मीडियम जो चार्जेस के बीच का मीडियम है, इस पे डिपेंड करती है। या हम बोल सकते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, कि चार्जेस कौन से मीडियम में, वैक्यूम में या वाटर में या ग्लास में या किसी और चीज़ में। तो दो बातों पे डिपेंड करी कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू। कौन कौन सी दो बातें हैं बेटा, कूलम्स कांस्टेंट इसको बोल रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। वो दो कौन से बातें हुई जिन पे डिपेंड कर रही है के की वैल्यू, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड मींस के की वैल्यू एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में अलग अलग होगी। दूसरे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू लिख रहा हूँ फॉर ए मीडियम, फॉर ए मीडियम के की वैल्यू कितनी होती है, फॉर ए मीडियम इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये ई नहीं है, इसका क्या नाम है, एप्सिलॉन। क्या पढ़ना है इसको, एप्सिलॉन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल लेते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। क्या बोल लेते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, परमिट करना, अलाउ करना। कोई मीडियम इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को कितना अलाउ करता है, परमिट करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट उस मीडियम में से पास हो सके। कोई मीडियम कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को टू पास थ्रू देम। इस प्रॉपर्टी को मीडियम की को हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इसका नाम से ही पता चल रहा है, परमिट करना, अलाउ करना। तो आगे जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ मैंने एप्सिलॉन नॉट, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, एयर। एयर के लिए भी इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। इसकी वैल्यू होती कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है बच्चे हमारे पास एप्सिलॉन आर। बेटा ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कैसे बेटा, ये जो मीडियम की परमिटिविटी है और वैक्यूम की परमिटिविटी है, इन दोनों के आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मींस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर मैं के की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, मान लो कितना, थर्ड। यहाँ पे ये के की वैल्यू मीडियम के लिए पुट कर रहा हूँ, ये वाली। तो अब क्या आ गया बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर दे दें हम, फोर्थ। मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड, एफ फोर्स। अब ये मीडियम में आ गई,
तो मैंने एफ के फुट में क्या लिख लिया, मीडियम, क्योंकि के की वैल्यू मीडियम के लिए पुट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आ गया कूलम्स लॉ इन केस ऑफ ए मीडियम। कौन से केस में, इन केस ऑफ ए मीडियम। अब बात करते हैं हम लोग वैक्यूम की। फॉर वैक्यूम या एयर, एयर के लिए बेटा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। रिलेटिव परमिटिविटी एयर की कितनी होती है, 1। देयरफॉर के की वैल्यू क्या बन जाएगी इन एसआई सिस्टम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा बेटा फिर, एफ वैक्यूम क्या बन जाएगा, वो के की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर मीडियम में तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे इन एसआई सिस्टम। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो आपकी स्टेटमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने ये 2 चार्जेस माने, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया। तो कूलम्स ने जो बात बोली है उसमें पहली बात उसने बोली कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मीन्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये 2 बातें उसने स्टेटमेंट में बोली है, आप चेक कर सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस वी गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू स्मॉल के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्मॉल के यहाँ पे आया, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। मैंने यही आपको ऊपर समझाया। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीन्स नेचर ऑफ द मीडियम। आप ऐसे लिख सकते हो, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज, मीन्स एसआई या सीजीएस। तो यहाँ पे अब देखो मैंने लिखा है इन एसआई सिस्टम फॉर ए मीडियम। अगर मीडियम हो और सिस्टम ऐसा ही हो तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ई नहीं बनाना है इसको, एप्सिलॉन रखना है। देखो ई ऐसे लिखते होते हैं, एप्सिलॉन ऐसे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाऊं यहाँ से के की और यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही बात मैंने बताई। अब वैक्यूम के लिए इन एसआई सिस्टम फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 1। तो एफ वैक्यूम इतनी आ जाएगी इन एसआई सिस्टम। अब यहाँ से मैंने कुछ करा है, ये ग्राफ्स ड्रॉ करे हैं। अब देखो बेटा, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना फोर्स वर्सेस 1/r, तो देखो यहाँ से देख लो, फोर्स है जो ऐसे आ रही है 1/r। अगर मैं 1/r के साथ देखूं तो f कैसे आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर अकेले r के साथ देखना है तो f क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब 2 क्वांटिटीज, तो ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। यहाँ पे ग्राफ बनाया मैंने फोर्स वर्सेस आर। देखो यहाँ पे 1/r स्क्वायर, यहाँ पे r के साथ, तो f इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है। तो अब इसके साथ रिलेशन देखूंगा, अकेले के साथ, अकेले r के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व्ड। तो इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एप्सिलॉन क्या बताया था मैंने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बोली थी याद करने के लिए, यही वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कितना आ गया बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब याद रखना बेटा, इन एसआई सिस्टम फॉर वैक्यूम के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो तो इतना आएगा सॉल्व करके। तो आपको याद रखना है कि इन एसआई सिस्टम फॉर वैक्यूम के की वैल्यू, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम फॉर वैक्यूम, अगर वैक्यूम ही है लेकिन सिस्टम सीजीएस है तो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू सीधी सीधी कितनी होती है 1। इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें। इसके बाद बेटा इन एसआई सिस्टम फॉर मीडियम, ये तो मैं लिख के हटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है मीडियम के लिए 1/एप्सिलॉन आर। अब बचे यहाँ से आगे थोड़ा सा और कुछ किया हुआ है, ये हम चलो कर लेते हैं इसको भी। इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 कब होगा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, मीन्स Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मीन्स कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही क्या है नेगेटिव। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तब भी फोर्स कौन सी होगी रिपल्सिव, अगर दोनों ही नेगेटिव है तब भी फोर्स कौन सी होगी रिपल्सिव। तो इसका मतलब फोर्स क्या आएगी रिपल्सिव। इट मीन्स दैट अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स कौन सी होगी रिपल्सिव, और रिपल्सिव फोर्स होती है जो वो कौन सी आती है पॉजिटिव। इफ Q1 Q2 लेस देन 0, ये कब पॉसिबल है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ नेगेटिव वैल्यू आई। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स कौन सी होगी अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स को हम कौन सी फोर्स लेंगे नेगेटिव। आगे बचे जो स्टेटमेंट में उसने बोला कि कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, ये उसने बोला है स्टेटमेंट में। तो ये लिमिटेशन आ गई कि अगर चार्जेस मोशन में तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। कब लगेगा चार्जेस कूलम्स लॉ एप्लीकेबल, जब चार्जेस एक तो पॉइंट इन साइज हो दूसरे रेस्ट में हो। आगे है कूलम्स फोर्स डिक्रीजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेज। ऑब्वियस है क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो यही बात वो बोल रहा है कूलम्स फोर्स डिक्रीजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेज। इसके बाद ये बोला है कि कूलम्स फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, मतलब कूलम्स फोर्स टू बॉडी इंटरेक्शन है। उसका कारण क्या है कि जितनी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, ये मान लिए दो चार्जेस, अगर मैं तीसरा चार्ज इनके नज़दीक ले आऊँ तो ये तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस फोर्स पे। हालांकि इनमें आपस में फोर्स लगनी शुरू होगी, लेकिन जो गिवन फोर्स है गिवन चार्जेस के बीच में उनके ऊपर थर्ड चार्ज की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन बिकॉज कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगला ये पॉइंट है कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मिनिमम डिस्टेंस। बेटा ये जो डिस्टेंस होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में कम से कम कितना होना चाहिए 1 फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस आर की वैल्यू अगर इससे कम हुई तो भी कूलम्स लॉ लगता नहीं है। तो द कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी। सो आई होप सो कि बेटा आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा, और कोशिश करना इसको समझने की, और मेरे को मैसेज ज़रूर करना बेटे कि समझ आया या नहीं आया। जो भी डाउट्स है वो सेंड करो। थैंक यू।